गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बज रहे हैं 4:30 और हम अपने वर्कआउट के लिए रेडी हैं। बट उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इस ब्यूटी के बारे में। सो दिस इज द माइटी स्ट्रीट फाइटर V4 2024। आई नो ये फिटनेस व्लॉग होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि ये फिटनेस पेज है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ तो थोड़ी बहुत बातें इसके बारे में करूंगा, क्योंकि इसको चलाते हुए मुझे 4 महीने हो गए हैं। तो ये मेरा छोटा सा 4 महीने वाला ओनरशिप रिव्यू ही समझो। अभी मैंने इसको द माइटी स्ट्रीट फाइटर इसलिए बोला है बिकॉज ये मॉडल जो है ये स्पेशल है। ये मॉडल वो मॉडल है जिसमें सिंगल साइड स्विंग आर्म आता है, और ये मॉडल 2024 के बाद से डिसकंटिन्यू हो चुका है। 2025 में नई स्ट्रीट फाइटर आ गई है, जिसमें इन लोगों ने डुकाटी का जो सबसे बड़ी खूबसूरती थी, द अट्रैक्शन पॉइंट जिसको कहेंगे, वो ही हटा दिया है। सिंगल साइड स्विंग आर्म हटा दिया है, और वो सिंगल साइड स्विंग आर्म को उन्होंने ऐसा नाम दिया कि ये तो डबल साइड स्विंग आर्म, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसका पहले आप सिंगल साइड स्विंग आर्म देखो। अब डुकाटी ने ये बोल के इस चीज को हटाया है कि हम अब नए मॉडल्स में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देंगे, मतलब इससे इम्प्रूव्ड स्टेबिलिटी होगी। लेकिन वो चीज़ अगर इन्होंने हटा दी है ना, तो वो बाइक उतनी मज़ेदार रह नहीं जाती है। बट कोई बात नहीं, हमारे पास है। इसके बारे में जो मुझे चीज़ें पसंद हैं वो 2-3 बातें हम यहाँ पे बात करते हैं, और उसके बाद जिम चलते हैं। सबसे पहली चीज़ इसका लुक। भाई ये हेड टर्नर है। जब मैं इसको लेके निकलता हूँ ना सिटी में, लोग पलट पलट के देखते हैं कि यार ये कौन सी बाइक है। और इसको जो यूनिक चीज़ बनाती है वो है इसके विंगलेट्स। ये जो प्लास्टिक की पार्ट आप देख रहे हो ना, ये विंगलेट्स है। अच्छा, मुझे ये लगता था कि ये फालतू में ही दे रखा है, मतलब जस्ट टू मेक दिस बाइक अट्रैक्टिव। ट्रैक पे मिलता है इसका असली फायदा हमको। ये 28 किलो का डाउन फोर्स इस बाइक पे देते हैं। डाउन फोर्स आप ऐसा समझो कि जब हवा तेज रफ्तार में लाइक 250 270 की स्पीड में बाइक चल रही है, तो हवा का दबाव पड़ता है 28 किलो का, जो कि ये विंगलेट्स क्रिएट करते हैं। मतलब हवा गाड़ी को दबा रही है ताकि वो ट्रैक पे स्टेबल रहे, व्हीली ना लगे। ये इसका फायदा है। दूसरी बात सबसे अच्छी इसकी ये है कि इसके सिलेंडर्स हैं तो 4 सिलेंडर, 208 HP, 123 Nm का टॉर्क, लेकिन तब भी इतनी पावर होने के बाद ट्रैफिक में ये मैनेजेबल है। बिकॉज डुकाटी ने पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, इसके 2 सिलेंडर ऑफ हो जाते हैं जब ये 60-70 की रफ्तार पे चल रही होती है। यस, 2 सिलेंडर बंद हो जाते हैं तो ट्रैफिक में इजीली मैनेजेबल हो जाती है जब आप 60-70 की स्पीड पे चल रहे होते हो। तो जैसे ही आप रेव वापस से करते हो, ये वापस से चारों सिलेंडर इसके काम करने लग जाते हैं। तीसरी सबसे अच्छी चीज बट ये चीज थोड़ी सी हमको डराती भी है, वो ये है इसके मोड्स। इसका मोड है ट्रैक मोड, स्पोर्ट मोड, वेट मोड एंड रोड मोड। तो आप अगर बिगिनर हो, ठीक है, और इसको सीखना चाहते हो तो इसको वेट मोड पे ही चलाओ। लेकिन आपको एक फन फैक्ट बताऊं, ये गाड़ी जब वेट मोड पे जाती है तो इसकी पावर आधी हो जाती है। ठीक है, मतलब 208 bhp से इसकी पावर आधी हो जाती है। अब आपको लग रहा होगा 100 के आसपास हो जाती होगी, HP सॉरी, ठीक है, 100 के आसपास हो जाती होगी, लेकिन नहीं, 160 HP पे चलती है ये सबसे लोएस्ट पावर मोड में। सोचो, मतलब इसकी आधी पावर किल करने के बाद भी ये 160 HP का पावर आउटपुट देती है। भाई कितनी बड़ी बात है, समझ रहे हो? मतलब आप ये मत सोचो कि भाई इजिली इसको मैनेज कर लोगे। सबसे लोएस्ट पावर पे भी ऐसा हीरो नहीं बनने का है, इसकी रिस्पेक्ट करनी है और धीरे ही चलाना है अगर आप सीख रहे हो तो। अब आखिरी चीज जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, बाकी तो सब आपको इंटरनेट पे मिल ही जाएगा, जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा है वो है इसकी ब्रेकिंग। ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना, कैलिपर, डिस्क, एवरीथिंग इज फ्रॉम ब्रेम्बो। और भाई ये इतनी तेज ब्रेक लगता है इसमें, और ऑब्वियस सी बात है इस पावर को रोकने के लिए जरूरी है। मतलब इससे अच्छी ब्रेकिंग मैंने आज तक किसी बाइक की नहीं देखी। मैंने Z900 भी चलाई है, मैंने ZX 10R भी चलाई है, और उसके अलावा मैंने ट्रायम्फ की वो जो 1200 सीसी आती है ना, स्ट्रीट ट्रिपल, वो भी चलाई है, टेस्ट राइड ली थी, लेकिन इससे अच्छी ब्रेकिंग मुझे उनमें नहीं दिखी। तो बेस्ट पार्ट है इसका ब्रेकिंग। उस 208 HP को रोकने के लिए ये बाप चीज खड़ी है, और जब इसको आप जैसे ही ब्रेक मारते हो ना, गाड़ी वहीं रुकने को हो जाती है। उसको क्या कहते हैं, स्टॉपी लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं खुद अभी बिगनर हूँ, मैं खुद इस बाइक की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ, क्योंकि बाइक की रिस्पेक्ट करना जरूरी है। जब आपको लगा कि आपका घमंड ज्यादा है, आप सीख गए हो बाइक 100%, तो ही बाइक औकात दिखाती है और आपको पटक देती है। तो भाई मैं बहुत प्यार से इसको चला रहा हूँ अभी फिलहाल। तो ट्रैक भी करूंगा और थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूंगा कि इसको सीखने की कोशिश करूँ। वो स्कूल जो होते हैं ना, ट्रैक डेज होते हैं, वहाँ पे सिखाते भी हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल तो मैं इसको आराम से ही चला रहा हूँ। रैश ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ, भले ही अंदर से आता है, ये खुद ही बोलती है मुझे भगा, लेकिन मैं इसको धीरे ही चला रहा हूँ। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे अच्छी लगी। अब हम निकलते हैं अपना पुश डे लेने के लिए, ठीक है, नहीं तो पूरा का पूरा इसके बारे में जितनी बातें करो उतनी कम है। पूरा का पूरा ब्लॉग इसी पे ही हो जाना है, ठीक है। बाकी बातें जैसे जैसे मैं एक्सप्लोर करूंगा धीरे धीरे आप लोगों से शेयर करता रहूंगा। तो लास्ट व्लॉग से एक सवाल उठा लेता हूं मैं कि सुबह के समय फास्टेड स्टेट में एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करने की एनर्जी कहां से आती है। उसका सिंपल सा आंसर है कि आई डोंट ईट एनीथिंग।
जो मुझे एनर्जी दे ड्यूरिंग वर्कआउट, क्योंकि मैं शुरू से एम्प्टी स्टमक वर्कआउट के फेवर में रहा हूँ, क्योंकि उससे मुझे पहली चीज तो ब्लोटिंग नहीं होती है, क्योंकि मैं कुछ भी, एक केला भी अगर मैं खा लेता हूँ ना तो मुझे ब्लोटिंग हो जाती है। और इस केस में क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करना ज्यादा पसंद करता हूँ, या फिर 10 बजे के आसपास, 10 AM 10-11 बजे के आसपास, तो मैं बहुत बड़ा फैन प्री वर्कआउट्स का भी हूँ। और प्री वर्कआउट्स में भी मैं बात करूंगा ऐसे प्री वर्कआउट की जो वेल डोज्ड हो, क्योंकि आज के समय में कंपनी प्री वर्कआउट की इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए जो डोसेज है ना उसको सही नहीं रख रही है, उसको खींच दे रही है, बढ़ा दे रही है। 800 mg कैफीन, 500 mg कैफीन, बीटा एलेनिन उसमें डाल रखा है 5-5 हजार, जो कि सही नहीं है। ये ओवरली डोज्ड प्री वर्कआउट जो होते हैं ये आपके हार्ट हेल्थ पे सबसे बड़ा असर डालते हैं। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है लोगों का, बहुत ज्यादा ही सांस फूलने लगती है, नाइसिन फ्लश जो होता है वो बहुत ज्यादा ही होने लगता है, विच इज टोटली रॉन्ग। तो आपको ऐसा प्री वर्कआउट चाहिए जो एक वेल डोज्ड हो, जो एक कंटिन्यूअस आपको एनर्जी का फ्लो दे, जो ड्यूरिंग वर्कआउट आपको फोकस्ड रखे, ताकि आप अपने एक्सरसाइजेस को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओ। एंड इन दैट केस मैं आपको रिकमेंड करूंगा रैथेक्स। ये फ्रूट फ्यूरी, आई गेस ये थोड़ा सा टंग ट्विस्टर टाइप है, फ्रूट फ्यूरी फ्लेवर है, FFF, ठीक है, काफी टेस्टी लगता है यार, पीने में टेस्टी है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये वेल डोज्ड प्री वर्कआउट है। इसके अंदर आपको 200 mg कैफीन, 3500 mg बीटा एलेनिन, टॉरिन, ये सारे के सारे प्रॉपरली डोज्ड हैं, जिससे आपको एक सडन बूस्ट नहीं मिलता है, लाइक आपकी हार्ट फटने को ही हो रहा है, लाइक वो चीप वर्कआउट। एक कंटिन्यूअस, एक बैलेंस्ड एनर्जी आप एक्सपीरियंस करते हो और काफी फोकस्ड रह के अपने वर्कआउट्स को एग्जीक्यूट करते हो। तो आप अगर इसको परचेज कर रहे हो तो musclebase.com पे जाके यू कैन यूज माय कोड शिवम30 ड्यूरिंग चेकआउट, आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो पहली एक्सरसाइज हम चालू करेंगे सिंगल आर्म लैटरल रेस। रीजन है कि मेरा जो डेल्ट है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड है, इसलिए शुरू में ही उन एक्सरसाइजेस को मैं एग्जीक्यूट करूंगा। फिलहाल थोड़ा बहुत मैं बदलाव करता रहता हूँ हर ब्लॉग में, आपको बताता हूँ, क्योंकि काफी दिन बाद मेरा ब्लॉग आता है। तो इस बार का बदलाव यही है कि मैं थोड़ा सा ज्यादा फोकस होके उस मसल को ट्रेन कर पाता हूँ, क्योंकि शुरू की एक्सरसाइजेस में आप ज्यादा फोकस रहते हो, जैसे जैसे वर्कआउट खत्म हो रहा होता है आपका फोकस भी अकॉर्डिंगली कम हो रहा होता है। तो लैटरल रेस करने का रीजन यही है कि जो मेरे एक साइड थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड है डेल्ट में, उसको मैं फिक्स करूँ ज्यादा फोकस के साथ। हो गया ये वार्म अप सेट। वार्म अप सेट में आप हायर रेप्स में ले सकते हो, और उसके बाद जब आपका मेन सेट आए तो कोशिश करो प्रोग्रेशन करने की, वहां पे वेट इंक्रीज करो और नंबर ऑफ रेप्स अकॉर्डिंगली कम कर दो। यही तो गोल है फिलहाल हमारा, कि ज्यादा से ज्यादा हम अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस कर सकें, और जो लोअर रेप्स हैं उनको सिर्फ एज अ वार्म अप यूज करें। मैं नहीं करता हूँ वार्म अप में वो स्ट्रेचिंग और वो पूरा पीछे तक ऐसे करके स्ट्रेच ही किए जा रहे, नहीं। आप लाइट वेट से वार्म अप एक्सरसाइज ले लो, जो एक्सरसाइज करने जा रहे हो उसी के 1 से 2 सेट, दैट्स इट। This is draft day. I hear talking what the bag say. I can sell a flat. I told myself this is the last day. Getting tired of walking around depressing with a sad face. She fine like turn around like what the say. In last place. Now I smash things. I want all the pleasure cause I really had pain. Walking through the pressure, that's my mantra like my last name. Trying to ball on cause I know it's just a bad game. Tell them this is draft day. In my pocket, celebrate, this is my last day. Wait, तो भाई अगर आप सेट के बाद डंबल रीरैक करो वैसे तो हमेशा, ठीक है, और बहुत सारी बार ये दिक्कत आती है कि सेट के तुरंत बाद हम डंबल जमीन पे फेंक देते हैं और फिर रीरैक करना भूल जाते हैं। जमीन पे फेंको ही मत, इसको डायरेक्ट अपने घुटनों पे रखो। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे अब यहाँ पे हो, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, कोशिश करो इस जगह पे कंप्लीट करो एक्सरसाइज। फेलियर के 1 रेप पहले रुक जाओ, घुटने पीछे लाओ, इस पर टिकाओ और उठ जाओ, खत्म। बहुत सिंपल है। आप अपने जिम में सबसे हैवी डंबल अपने हाथ से कौन सा उठा सकते हो? मैं 40 उठा सकता हूँ एक हाथ से, मतलब बेसिकली ग्रिप स्ट्रेंथ पता चलती है। चलो अगला सेट।
be a master. We were trained in survival, that's the only lesson taught. And the streets ain't place for love, but I'm learning what I saw. Made a promise to myself that no matter what I fought, I'ma make $1 million. I ain't dying on the block. Like, tell them this is draft day. In my pocket, tell them this is my last. तो रेंज जैसा मैंने हर बार कहा है पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि कितना आप नीचे ले जा पाते हो। तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको डंबल्स में मिलता है क्योंकि बारबेल यहाँ के फिक्स हो जाती है, बट डंबल में इस लेवल के भी नीचे पुश कर सकते हो, आप ले जा सकते हो। और दूसरा बेनिफिट डंबल से करने का ये है कि इम्बैलेंसेस आपके फिक्स हो जाते हैं, जो कि बारबेल में जो स्ट्रॉन्गर साइड है वो टेक ओवर कर लेती है। लाइक मेरा लेफ्ट साइड अगर वीक है तो राइट हैंड क्योंकि मजबूत है, लेफ्ट साइड की वीकनेस राइट हैंड छुपा देगा, ठीक है। लेकिन डंबल में इंडिविजुअली ताकत लगती है, तो डंबल से इम्बैलेंसेस नहीं बच सकते। 45 kg है गाइस, थोड़ा सा लग रहा है। 6 to 7 reps निकालेंगे। 7 reps, 4, 6। ये बहुत भारी था इसलिए इसमें ऐसे रखते नहीं बना। मेरा कंसर्न फेंकने का नहीं है, मेरा कंसर्न है फेंक के भूल जाने का। इसको मैं रैक करूँगा। सबसे बड़ी समस्या इस एक्सरसाइज की यही है। तो बेसिकली मैं लो टू हाई जा रहा हूँ, जो कि मेरे अपर चेस्ट को टारगेट करेगा। हाई टू लो लोअर चेस्ट को करता है। इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन बाहर मिल सकता है, लेकिन यहाँ नहीं। आज जुगाड़ी चलते हैं। 50 के 2 डंबल ऑक्यूपाई कर रखें। तो किसी आप जिम ट्रेनर की भी हेल्प ले सकते हो इसमें, एक साइड का खिंचवाने में। अभी आगे पिछली बार पता क्या हुआ था, डंबल हट रहा था, पलटने को हो रहा था पीछे। अभी कम है, उस समय ज़्यादा था। उस समय डंबल भी 40 का लगाया था मैंने। shower, read a book and feel empowered. Smoking on that sour got me counting down the hours, thinking of all the shit that they could do but won't allow us. Then I realized they all some cowards. The world is ours. Me and my brother twin like the towers and we wanted. तो एकदम से जब हम कटिंग के बाद बल्किंग करते हैं ना, सीधे ही लोग 500 कैलोरी बढ़ा देते हैं। वहाँ पे क्या होता है, बहुत रफ्तार से पानी होल्ड करती है बॉडी, ब्लोट होता है और वो डर्टी बल्क है। जब मान ले 1700 कैलोरी पे तेरी कटिंग चल रही है, तो वहाँ से तो इंक्रीज कैसे करेगा पता है? तेरे को करना है कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बढ़ाना है धीरे धीरे, प्रोटीन का भी, मतलब सब वो तो डिपेंड करता है कितना फैट पे कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, कार्ब पे कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। लेकिन बढ़ाना ऐसे है, जैसे 1700 कैलोरी पे 1750 किया, 1800 किया, 1900 किया, 2000 कैलोरी किया, फिर धीरे धीरे 2500, 3000। ऐसा नहीं करना है 1700 पे थे सीधे 3000 पे, भाई वो पूरा खत्म हो जाएगा, मसल वसल पूरा बॉडी वाटर होल्ड कर लेगी, वो मैसिवनेस चली जाती है, बल्क जो मसल वाला रहता है ना वो तुलतुली हो जाती है बॉडी। Stay grinding, trying to hold our chips, and thank God for a chance to breathe. So let us breathe in. CH change, but a bunch of people feelings reaching for the top, and now I ain't got no ceilings. Pour me up a cup or two so it can stop the bleeding. Roll me up a split or two, and now I'm hella weeded, 'cause I'm feeling like I want it, but I don't know if I need it. Took a few L's, but that undefeated. Same different day, why this so repeated? If we don't talk no more, it's probably 'cause आखिरी रैप में थोड़ा सा फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ होता है, होता ही होता है, अदरवाइज आपका सेट अच्छा नहीं गया, मतलब फेलियर तक पुश नहीं किया। बिना कुछ खाए पिए हम इस लेवल का पंप ला रहे हैं,
और अभी मेरा फास्टेड कार्डियो बचा है। अब हम चल रहे हैं घर, अपना फास्टेड कार्डियो 40-45 मिनट्स का ख़त्म करेंगे और उसके बाद हमारा वर्कआउट सच में ख़त्म होगा। पोस्ट वर्कआउट मील लेंगे एंड एवरीथिंग। आजकल मैं कोशिश कर रहा हूँ दोपहर में भी 1-2 घंटे सोने की, बिकॉज नींद बहुत ज़रूरी है रिकवरी के लिए। क्योंकि 3 बजे उठ जा रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम मैनेज हो नहीं पा रहा है। और टाइम मैनेज कैसे नहीं हो पा रहा है? क्योंकि मेरे को 11 बज जा रही है, क्लाइंट वर्क है, तो क्लाइंट का काम करते करते। और हाँ, आप लोगों को अगर आप सीरियस हो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, आप सच में चाहते हो कि एक पर्टिकुलर पीरियड में मुझे रिजल्ट्स मिले, तो आप लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे कोचिंग का, आप कॉल बुक कर सकते हो मेरे साथ या फिर मेरी टीम के साथ। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कोचिंग किस तरीके से आगे बढ़ेगी। बट बी सीरियस गाइज, यहाँ पे मैं पहली चीज़ तो सिर्फ उन्हीं लोगों को ले रहा हूँ, इस कोचिंग में इनरोल कर रहा हूँ जो एक कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, ये 2-2.5 महीने वाला ट्रांसफॉर्मेशन है ही नहीं, ठीक है। तो अगर माइंडसेट बना लिया है कि इस बार हमको सच में ट्रांसफॉर्म करना है, ये साल न्यू ईयर रेजोल्यूशन को भूल के हट के अलग माइंडसेट, पूरे साल भर आपको विंटर आर्क चलाना है और सच में इस बार अपने बॉडी में वो चेंजेस देखने हैं जो आप कभी सोचा करते थे, जिसके कभी आप सपने देखा करते थे, तो ही उस लिंक पे क्लिक करके कॉल बुक करो मेरे साथ, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अदरवाइज नहीं, जब माइंडसेट बना लो तब आना। तो अब थोड़ी सी पोजिंग करते हैं, पोजिंग ही चल रही है वैसे इतनी देर से, और फिर घर चलते हैं। वैक्यूम में और मेहनत लगेगी। तो जब मैंने लास्ट हेलमेट लिया था विच इज रूरॉक का रॉसो, ठीक है, तो लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया था कि रूरॉक के हेलमेट उतने रिलायबल नहीं रहते हैं। उसका रीज़न मैं समझ सकता हूँ क्योंकि वो ट्रैक पे कभी यूज़ नहीं हुआ है, ये रीज़न है। पर उसको मैंने सिर्फ और सिर्फ लुक्स के लिए लिया, रिलायबिलिटी के लिए नहीं। वो बहुत क्रेजी लुक देता है, आप एक सुपर हीरो टाइप दिखते हो उसको पहन के, जब उसमें ब्लैक वाइजर आप लगा लेते हो तो। पर ठीक है, मैंने एक और हेलमेट मंगा लिया है जो कि अभी खोलूंगा तो आपको पता चल जाएगा कौन सा है और वो किस लेवल का रिलायबल है। लेट्स गो। भाई ये क्या है? ये पतंजलि का कि इसमें भरा हुआ है इन लोगों ने। व्हाट इज दिस यार? अल्पाइन स्टार, खैर वो इंपोर्टर ने डाला होगा, कोई दिक्कत नहीं। यू नो द ब्रांड अल्पाइन स्टार। अब इसको ट्राई करते हैं। और ये हेलमेट मुझे ऐसा लग रहा है टाइट होने वाला है, बिकॉज सेफ्टी कंसर्न्स रहते हैं इनके बहुत तगड़े, और उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने पूरा स्नग फिट बताया है। सुपर कंफर्टेबल, सुपर कंफर्टेबल। मेरी आवाज गूंज रही होगी पर ये देखो सेक्सी, कितना सेक्सी है। साइड से डैब कर दूं क्या? आओ बाहर चले। हाई स्पीड पे काफी अच्छी स्टेबिलिटी है भाई। हाई स्पीड पे हेलमेट हिल भी नहीं रहा है, मजा आ गया। खैर गाइस, जोक्स अपार्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। कोई भी तरीके का सवाल इस व्लॉग से रिलेटेड, कुछ भी अपने डाउट्स या फिर कुछ भी इनपुट्स देने हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप बिल्कुल मुझे दे सकते हो। और मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। अभी जाके अपना फास्टेड कार्डियो करता हूँ। ये अनबॉक्सिंग में मैं थोड़ा सा लेट हो गया, तब तक के लिए बाय बाय।